हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और आज से हमारा ऑप्टिक्स का अध्याय 2 शुरू होने वाला है। और ऑप्टिक्स के अध्याय 2 में जो हमारा पहला टॉपिक है कि गोलीय सतह से अपवर्तन का सूत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के स्पेशल क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये एक गोलीय सतह है जिसको हमने इस तरह से बनाया है। इसके बारे में हम लोग लिखते चलेंगे और एक एक कर करके समझते चलेंगे, जानते चलेंगे, ठीक है, कि कहाँ कौन सी बातें किस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो फिगर है इसके बारे में पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है। विरल माध्यम को हमने μ1 से डिनोट किया है और सघन माध्यम को हमने μ2 से डिनोट किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नहीं, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागती है। तो ये जो आपका गोलीय सतह है, ये आपको दिख रहा है, ये गोलीय सतह है। इसके बारे में हम लिखना चाहेंगे। पहले हम इसके बारे में लिखेंगे कि माना कि आप लोग भी अपनी कॉपी को निकाल लीजिए और या तो आप लाइव चैट में नीचे लिख सकते हैं। माना कि μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक अपवर्तनांक का माना कि μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक का दो माध्यम μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक का दो माध्यम गोलीय सतह के द्वारा सभी लोग लाइव चैट में लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। गोलीय सतह के द्वारा अलग है, ठीक है। देखिए एक एक चीज़ को समझाते चलेंगे। ये हमारा गोलीय सतह है, ठीक है। ये इस तरह से होता है ना, गोलाकार। अगर पूरा लेंगे तो इस तरह से वो आपका बनेगा, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा हमने गोलीय सतह का लिया। ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। दोनों अलग अलग है, किसके कारण? गोलीय सतह के कारण। ये जब भी पूछेगा तो ये 5 मार्क्स के पूछेगा, ठीक है। जिसकी जिसकी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, या जिसकी जिसकी वक्रता केंद्र, एक सेकेंड, हाँ, जिसका वक्रता केंद्र जो है वो सही है ना, हाँ, जिसकी वक्रता केंद्र C तथा वक्रता त्रिज्या R है, ठीक है। ये जो है ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका परपेंडिकुलर लंब है वो कैसे कैसे जाएगा वो हम आपको बताएंगे। और वक्रता त्रिज्या R है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी वक्रता केंद्र से, यहाँ से केंद्र बिंदु से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा गया, वो R है, ठीक है। जिसका वक्रता केंद्र C है, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या R है, तथा ध्रुव P है। आपको पता होना चाहिए कि ये P ध्रुव है। ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो R है वो उसकी त्रिज्या है। यहाँ तक क्लियर है? P ध्रुव है। कहेंगे माध्यम 2 के, उसके बाद हम कहेंगे कि माध्यम 2 को अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 की तुलना में अधिक है। क्योंकि देखिए प्रकाश जो है ना ये विरल माध्यम से निकला हुआ है, जिसको हमने μ1 से डिनोट किया, और प्रकाश जो है वो सघन माध्यम में जा रहा है, जिसको हमने μ2 से डिनोट किया। और हमने ऑलरेडी देखिए 2 जगह लिख दिया है कि μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, यानी जो है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 की तुलना में अधिक है, यानी 1 से ज़्यादा है माध्यम 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अर्थात यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1 होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे लिखेंगे कि प्रधान अक्ष पर
प्रधान अक्ष पर ध्रुव P से प्रधान अक्ष पर ध्रुव P से U दूरी पर, सब लोग लिखते चलेंगे, एक वस्तु O है। ये 5 मार्क्स का पूछेगा जी। प्रधान अक्ष पर ध्रुव P से, ये जो अक्ष है ये प्रधान अक्ष है, ध्रुव P से ध्रुव P से U दूरी पर एक वस्तु जो है, ये क्या है, एक वस्तु है, और उसको हमने क्या नाम रखा है, वो हमने O रखा है। तो हमने कहा कि प्रधान अक्ष पर ध्रुव P से U दूरी पर O एक वस्तु है। यहाँ तक क्लियर? वस्तु O से चलने वाली, सभी लोग लिखेंगे जी, फिगर को हम अच्छे से समझा भी रहे, अपने आप समझ में आ जाएगा। वस्तु O से चलने वाली एक किरण, जो प्रधान अक्ष के अनुदिश चलती है, वह बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाती है। ठीक है, ये आप इस चीज को समझिए। हमने कहा कि वस्तु O से चलने वाली, ये वस्तु O है, वस्तु O से चलने वाली एक किरण जो प्रधान अक्ष के अनुदिश, यानी ये सीधे जा रहा है, प्रधान अक्ष के अनुदिश चलती है और बिना विचलित हुए, मतलब कहीं भी घूमे मुड़े बिना विचलित हुए सीधी रेखा में, देखो सीधी रेखा में निकल जाती है। तो प्रधान अक्ष O से एक किरण निकलेगी जो आपको प्रधान अक्ष के अनुदिश चलते हुए वह बिना विचलित हुए सीधी रेखा में निकल जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? और दूसरा जो किरण है वो O से निकलकर यहाँ तक आएगी, और यहाँ पर आने के बाद ये सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर चली जाएगी। और यहाँ से आपका जो है, आपको पता होना चाहिए कि वक्रता केंद्र C और यहाँ के से जो एक लंब हम बना सकते हैं इस तरह से, ये परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, ये परपेंडिकुलर लंब है जी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी जिक्र होगा, कहेंगे कि O से चलने वाली, यहाँ तक क्लियर है, O से चलने वाली दूसरी किरण जो गोलीय सतह के बिंदु, ये गोलीय सतह है ना, ये गोलीय सतह, जो गोलीय सतह के बिंदु A पर आपतित होती है। ठीक है, ये जो यहाँ से जो है ना, एक सीधे चला गया और एक ये गोलीय सतह के बिंदु A पर आपतित हुआ। उसके बाद कहेंगे कि अपवर्तन के बाद वह प्रधान अक्ष को बिंदु I पर काटती है। ठीक है, और इस प्रकार, ये लैंग्वेज दिखना पड़ेगा आपको जी, और इस प्रकार ये वस्तु है, O का एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखो क्लियर है? इतना लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ले रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्या हुआ कि पहला यहाँ से किरण निकला, वो सीधी रेखा में
प्रधान अक्ष के अनुदिश बिना विचलित हुए सीधे निकल गई, वो इस ओर ऐसे चली गई निकल के। लेकिन दूसरा क्या हुआ कि यहाँ से निकला तो सही, लेकिन गोलीय सतह के बिंदु ए पर टकराने के बाद वो जो है वो परावर्तित होकर, ठीक है, वो आई जो है ना, आई बिंदु पर जो है वो इसको काटती है। यहाँ पर ये बिंदु हमने क्या माना, आई बिंदु माना। और ये जो है ना, ये आपका परपेंडिकुलर लंब है, क्योंकि ये जो आपका हो गया, ये कौन सा अक्ष हो गया जी, ये वक्रता, जिसकी वक्रता त्रिज्या वक्रता जो है वो सी है। वक्रता से ये गोलीय सतह पर जो बिंदु है उससे जो एक लंबवत रेखा खींचेंगे तो ये जो आपका कहलाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर लंब कहलाएगा। और आपको पता है कि आने वाली किरण जो है, आपतित किरण जब टकराती है तो आने वाला कोण जो होता है वो आपतन कोण आई कहते हैं, और टकराने के बाद जो जाने वाला कोण जो किरण होता है वो परावर्तित किरण कहलाती है। और ये कोण जो होता है वो परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। आने वाले को आई से डिनोट करते हैं, जाने वाले को आर से डिनोट करेंगे। इस एंगल को थीटा से हमने डिनोट किया। ये हमारा अल्फ़ा एंगल हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, अल्फ़ा बीटा थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर है आपका। अब देखिए जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि ओ पी जो है, ओ और पी, ओ पी जो है इसकी वैल्यू म्यू है, ठीक है। पी आई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हमने देखो यहाँ से वी से डिनोट किया, तो पी आई बराबर वी हो गया, ठीक है। और एक जो हमारा बच गया वो पी सी की जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने कैपिटल आर माना। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? फिगर भी आपके स्क्रीन पे आराम से दिख रहा है, मैं अच्छे से समझा भी रहा हूँ। ये लैंग्वेज है जिसको लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको नहीं लिखते हैं, मैंने छोटा छोटा लिखा है ताकि मैं कम एरिया में बच्चों को फिगर के साथ क्वेश्चन को समझा सकूँ। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लेंगे त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में। तो देखो फिर हम स्नेल का नियम यूज़ करेंगे, ओ ए और सी, यहाँ तक ओ ए सी में आपको पता है कि बाह्य कोण कौन है, ओ ए सी में ये थीटा आंतरिक कोण, अल्फा आंतरिक कोण, तो बाह्य कोण क्या है, आई है। तो हम लिखेंगे बाह्य कोण या वाहिष्य कोण बराबर आई, ये हमने आई लिखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है। आपने फिजिक्स में काफ़ी पहले भी पढ़ा है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या ये पढ़ा या नहीं पढ़ा है, कि दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के योग के बराबर है। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई बराबर, क्योंकि त्रिभुज ओ ए सी है, त्रिभुज ओ ए सी है, तो बाह्य कोण आई बराबर थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। बताइएगा क्या हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा है? कि भौतिकी में हमने पढ़ा है कि दो आंतरिक कोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर होता है, या एक बाह्य कोण के बराबर होता है। तो त्रिभुज ओ ए सी में आपको बाह्य कोण आई दिख रहा है, बाहर में ये एंगल बन रहा है आई, और आंतरिक कोण थीटा प्लस अल्फा। तो कहेंगे कि आई बराबर, ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि आई बराबर थीटा प्लस अल्फा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। अब हम लेंगे त्रिभुज ए सी आई में, सबका वैल्यू पहले हम अच्छे से पुट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको पता है ए सी आई, यानी ये सी आई, देखिए मैंने इसको छोटा छोटा ये इसलिए लिखा था कि हम यहाँ से फिगर के साथ समझ सके बातों को। त्रिभुज ए सी आई में आपको बाह्य कोण क्या दिख रहा है, वाहिष्य कोण क्या दिख रहा है बताइएगा। कहिएगा सर ए सी आई में तो वाहिष्य कोण अल्फा दिख रहा है, वाहिष्य कोण बराबर अल्फा दिख रहा है ना, वाहिष्य कोण बराबर अल्फा। और आंतरिक कोण कौन कौन दिख रहा है, एक आर दिख रहा है और एक बीटा दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं वाहिष्य कोण अल्फा बराबर आर प्लस बीटा। क्लियर है? अब यहाँ से क्या हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम आर बराबर कहेंगे, ये बीटा पॉजिटिव है, इधर आएगा निगेटिव, यानी अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है? इसको अगर हम समीकरण 1 माने, अगर इसको हम समीकरण 2 माने, हो सकता है कभी ना कभी इसका वैल्यू हमें पुट करना होगा। अब हम, आपको पता है कि अब हम कौन सा नियम यूज़ करेंगे, ए पर स्नेल का नियम यूज लगाने पर।
यहाँ पर जो है ना हम स्नेल का नियम यूज़ करते हैं, तो हम कहेंगे ए पर स्नेल का नियम, स्नेल का नियम लागू करने पर, ए पर स्नेल का नियम लागू करके देखते हैं कि क्या क्या घटना घटती है। तो ए पर स्नेल का नियम हमको पता है कि स्नेल का नियम जो होता है म्यू 1 साइन आई बराबर, सॉरी ये नहीं दिख रहा होगा आपको, म्यू 2 साइन आर। ये स्नेल का नियम कहता है जी, म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। कहता है या नहीं कहता है बताएंगे सभी लोग, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। और देखिए ये जो स्थिति बन रही है, कौन सी स्थिति बन रही है, एक उपाक्षीय स्थिति बन रही है, उपाक्षीय किरण आ रहा है। तो उपाक्षीय किरण के लिए आई तथा आर का मान जो है वो बहुत छोटा होता है। तो हम कहेंगे कि उपाक्षीय किरण के लिए, ये दिख रहा है ना आपको, हाँ, उपाक्षीय किरण के लिए आई तथा आर का मान क्या होता है, छोटा होता है। तो जब आई और आर का मान छोटा होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन आई, और इसके पैरेलल में इसको ऐसे लिख देंगे टेन आई, और ये इसके पैरेलल लिख देंगे आई, और फिर हम इसको लिख सकते हैं साइन आर, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो छोटा होता है, टेन आर बराबर आर, ठीक है। यानी हम जो है इन दोनों के बराबर आई लिख सकते हैं और इन दोनों के बराबर आर लिख सकते हैं, यानी टेन और साइन का हमको रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा है क्योंकि साइन आई टेन आई के जगह पर हम आई लिख सकते हैं, साइन आर टेन आर के जगह पर हम आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा स्नेल का नियम है, स्नेल का नियम हमें पता है कि म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर, आपको पता है अभी अभी हमने पढ़ा भी है। तो हम म्यू 1 साइन आई के जगह म्यू 1 आई लिख सकते हैं, म्यू 1 आई लिख सकते हैं बराबर म्यू 2 साइन आर के जगह म्यू 2 आर लिख सकते हैं। क्लियर है, म्यू 2 आर लिख सकते हैं। अब देखो ये हमारा यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट बना, म्यू 1 आई बराबर म्यू 2 आर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आई और आर की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आई बराबर जो होता है अल्फ़ा थीटा प्लस अल्फ़ा, और आर बराबर अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हम लिख देंगे ये म्यू 1 हो जाएगा, और आई के जगह पर हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर म्यू 2, और आर के जगह पर लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा। ये हमारा कॉन्सेप्ट बना। इसको हम समीकरण 3 मानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको समीकरण 1 2 मान रखा था। तो ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब देखिए हमको किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए अल्फ़ा, बीटा और थीटा, 3 चीज़ की वैल्यू। क्योंकि अगर हम यहाँ पर अल्फ़ा की थीटा की वैल्यू रखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू रखते हैं, बीटा की वैल्यू रखते हैं, तब इस समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको ऐसे स्टार बना दिया कि अब जो है कुछ ही देर बाद हम इसी टॉपिक पर फिर से आने वाले हैं। तो अब समझ में आ गया कि अब हमें इस चीज़ की वैल्यू थीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, बीटा की वैल्यू कहाँ से निकलेगा। तो अब एक एक करके ट्रायंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एक करके जो है वो ट्रायंगल यूज़ करते हैं। आपको पता है कि अगर हम त्रिभुज ओ ए पी में जाएं तो कुछ तो कुछ ज़रूर मिलेगा। त्रिभुज ओ ए पी में जाते हैं तो हमने लिखा त्रिभुज ओ ए पी में, देखिए त्रिभुज ओ ए पी में गए तो हमें क्या मिलेगा, आप लोग ज़रा ढूंढिए क्या मिलेगा। आपको मिलेगा कि त्रिभुज ओ ए पी में जो है वो हमें आधार दिया हुआ है, नहीं, और लंब भी एक तरह का मानकर चले कि इसको हम लंब मान लें। तो क्या टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार नहीं लिख सकते हैं, यानी टैन थीटा यानी थीटा की वैल्यू आ जाएगा आपको, नहीं, यानी ये आपका इससे जुड़ा हुआ है और इसको अगर हम रखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर यहाँ से त्रिभुज ओ ए पी में अगर हम टैन थीटा बराबर लिखते हैं
तो हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर लंब यानी ए पी और बटे पी ओ। तो ए पी बटे पी ओ। और हमने अभी अभी कहा था कि उपाक्षीय किरण के लिए आई तथा आर का मान जो होता है वो छोटा होता है। साइन आई टेन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर टेन आर को आर लिख सकते हैं। तो tan थीटा को डायरेक्टली हम थीटा बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर tan थीटा के जगह पर डायरेक्टली हम थीटा बराबर लिख सकते हैं, हाँ या ना बताएंगे सभी लोग। डायरेक्टली tan थीटा के जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि थीटा बराबर जो होगा वो ए पी बटे पी ओ होगा। से एस या नो, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ठीक है, अब हम ट्रायंगल यूज करेंगे, त्रिभुज ए पी सी, क्योंकि एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, सॉरी एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो त्रिभुज ए पी सी में आपको आधार दिख रहा है और ये आपको लंब दिख रहा है। तो tan थीटा यूज कर, लंब हम मान लेंगे ए पी और पी सी। ठीक है, लंब ए पी आधार पी सी। तो यहाँ से भी यूज करिए त्रिभुज, त्रिभुज जो हो जाएगा वो आपका ए पी सी में tan थीटा बराबर लंब ए पी बटे पी सी। tan थीटा बराबर ए पी बटे, सॉरी अब ये थीटा नहीं, अब तो ये एंगल अल्फा हो गया ना, माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे tan अल्फा बराबर, ठीक है, ए पी बटे पी सी। ठीक है, यानी डायरेक्टली आप अल्फा बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये उपाक्षीय स्थिति किरण है ना, उसमें तो मान हम डायरेक्टली रख सकते हैं ए पी बटे पी सी। यहाँ तक हो गया। अब ये तीसरा एंगल बचा ए सी आई में, ए सी आई बचा ना, नहीं सॉरी ए पी, ये पहला, ये दूसरा और ये बड़ा वाला तीसरा ए पी आई में। तो ए पी आई में फिर से वही tan, अब tan बीटा कर देंगे। तो tan बीटा बराबर लंब ए पी और बटे ये आपका पी आई हो जाएगा, ए पी बटे पी आई हो जाएगा। तो करेंगे त्रिभुज ए पी आई में tan, अब ये बीटा हो जाएगा क्योंकि एंगल यहाँ पे बीटा है। तो tan बीटा बराबर ए पी बटे पी आई, यानी हम डायरेक्टली बीटा बराबर अगर लिखना चाहें तो बीटा बराबर जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा ए पी बटे पी आई। नाउ अब देखो डियर स्टूडेंट, हमें क्या क्या मिला यहाँ से, हमें सभी की वैल्यू मिल गई। गिवन हमें मिला थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर ए पी बटे पी ओ। अल्फ़ा मिल गया, अल्फ़ा बराबर ए पी बटे पी सी। अब सवाल आ रहा था सर सब में tan ही क्यों लिया, साइन कॉस भी तो ले सकते थे, क्योंकि सब में ए पी कॉमन आएगा। बीटा हमने लिया तो हमारा आया ए पी बटे पी आई, क्योंकि तीनों में कॉमन है ना हमारा लंब परपेंडिकुलर, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, इसलिए हमने tan का यूज़ किया। ठीक है, तो तीनों गिवन है और ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं क्योंकि हमें पता है कि म्यू वन इंटू थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर म्यू2 अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी म्यू1 थीटा की वैल्यू ए पी बटे पी ओ प्लस अल्फ़ा की वैल्यू ए पी बटे पी सी बराबर म्यू2 अल्फ़ा की वैल्यू ए पी बटे पी सी माइनस बीटा की वैल्यू ए पी बटे पी आई। यहाँ तक सभी लोग बोलेंगे किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी लोग बोलेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर म्यू1 रहने देंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है ए पी हमने कॉमन ले लिया, तो 1 बटे पी ओ प्लस पी सी बचेगा जी, हाँ या ना, 1 बटे पी ओ प्लस पी सी से एस या नो, ये ओ पी बराबर ये इधर आ रहा है ना, माइनस में ये होगा। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा लंबा चलने दीजिए, कि म्यू नोट इंटू ए पी बराबर 1 बटे पी ओ प्लस 1 बटे पी सी बराबर म्यू नोट इंटू, अब क्या कॉमन लेंगे, ए पी कॉमन लेंगे तो 1 बटे पी सी माइनस 1 बटे पी आई। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब आपको लग रहा है कि शायद ये ए पी और ए पी बराबर में है तो ऊपर ऊपर ये ए पी कट जाएगा, नहीं,
तो म्यू नोट 1/PO प्लस 1/PC इज इक्वल टू म्यू1, सॉरी ये म्यू नोट नहीं लिखना है मुझे, म्यू1 लिखना है, म्यू2 1/PC माइनस 1/PI। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है कि म्यू1 इंटू, देखिए पीओ की क्या वैल्यू है, ओपी कहिए पीओ बोलिए, माइनस माइक्रो है, सॉरी माइनस यू है क्योंकि इसोर आ रहा है, इसोर आ रहा है ना, तो माइनस यू है, तो 1/PO है, ये 1/PO का वैल्यू माइनस यू, तो 1/PO है तो 1/-यू। ठीक है, पीसी की वैल्यू अगर हम देखें तो पीसी की वैल्यू आर है लेकिन 1/PC है, तो प्लस 1/R करेंगे, बराबर म्यू2 1/PC है तो 1/R करेंगे, है ना 1/PC, तो 1/R करेंगे, माइनस 1/PI है, तो PI की जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक B है, PI की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक V है, तो 1/PI है तो 1/V हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का, क्लियर है। अब इसको इसके साथ अगर हम कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू1 बटे माइनस यू है जी, सॉरी ये म्यू नहीं बोलना है मुझे, ये यू है, ठीक है, प्लस 1/R, म्यू1/R नहीं सॉरी, बराबर म्यू2, ये इसमें गुना कर दिए, बटे R माइनस म्यू2/B। यहाँ तक बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं, सभी को क्लियर करके बोलिएगा हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर करके बोलिएगा सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ऐसा करते हैं ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबका। अब हमने क्या कर दिया कि माइनस को आगे रख दिया, म्यू1/यू, ये म्यू1 है बटे यू, प्लस इसको हमने आगे इसको प्लस में कर दिया, ये माइनस में म्यू2 है तो म्यू2/B बराबर म्यू2/R, और ये प्लस में म्यू1/R था, हमने इसको इधर करके माइनस में म्यू1/R कर दिया, और फाइनली जो है वो हमें जो फार्मूला मिलेगा इसके लिए वो हमें, ये माइनस में आगे है तो सॉरी ये माइनस में है ना, तो इसको आगे करके इसको पीछे कर देते हैं, तो हम इसको लिखेंगे म्यू2/V बरा माइनस म्यू1/यू, म्यू2/V माइनस, क्योंकि ये माइनस में था तो हमने इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, तो म्यू2/V माइनस म्यू1/यू इज इक्वल टू R, LCM हो जाएगा, तो म्यू2 माइनस म्यू1/R। ये हमारा फॉर्मूला मिल गया जी आज का। गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन ज्ञात करने के लिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा और आपको इसका सही सही आंसर देना होगा। अगर आप इतना कर पाइएगा, टाइम लगेगा, आई कैन अंडरस्टैंड। एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, फिर से लाइव क्लास को कर लीजिए, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया और लगेगा भी, ऐसा नहीं, इसको इग्नोर मत करना है। ये आपका VVI क्वेश्चन है इस बार के लिए। बहुत सारे बच्चे ने सेंटअप एग्ज़ाम वगैरह दिया, काफ़ी खुश हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं, और चलो सही है कि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं, सेंटअप में आपके क्वेश्चंस लड़ रहे हैं, तो थैंक यू कि आप पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हो, इसका मतलब। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6200733858, हेल्पलाइन नंबर है। व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको नोट्स परचेज़ करना हो, ड्रीम क्लासेस के ऐप के थ्रू क्लास ज्वाइन करनी है, अगर आपका मन है कि नहीं हम ड्रीम क्लासेस पे फुल कोर्स पढ़ें, तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल है टेलीग्राम पे ड्रीम क्लासेस के नाम से। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर वीडियोज़। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफलताओं की ओर बढ़ते रहिए।